Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss the question number one of leasing. Before going into this video or into this topic or into this question, I will prefer to you people to see the first video that I have posted before this video. और इस वीडियो का नाम है कंसेप्चुलाइजिंग द लीजिंग पॉइंट्स, जो कि काफ़ी देर पहले की वीडियो आ चुकी है। उस वीडियो से ये होगा कि हमें हेल्प होगी इस क्वेश्चंस को थ्रू आउट सोल्व करने में और इस क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग करने में। ब्रीफली तो डिस्कस नहीं करूँगा उस वीडियो को अभी, पर उस वीडियो में हमने बेसिकली डिस्कस जो किया है, कुछ हमने डिस्कस किया है कि नॉन मोनेटाइजेशन शेड्यूल हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अगर प्रिंसिपल एट द ओपनिंग हो तो क्या होता है, पेमेंट्स एट द ओपनिंग हो तो क्या होता है, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल ही बता दिया गया तो क्या होता है। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इस वीडियो पे आ जाइए, तो इसमें आपको आसानी होगी। पर इस क्वेश्चन में इसको स्टार्ट करने के लिए मैं आपको पहले ये बता दूं कि बेसिकली सबसे पहले एक क्वेश्चन माइंड में राइज होता है कि जो इसका परफॉर्मा है वो कैसा है। तो परफॉर्मा में बेसिकली क्या है, इन क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था सबसे फर्स्ट वाली वीडियो पे इंट्रोडक्शन टू लीजिंग में, कि जो बेसिकली है ना, हमें ये फाइंड करना होता है कि जो पर्सन है उसको लीज का ऑप्शन बेटर है या परचेज का ऑप्शन बेटर है। ठीक है, और हमने उस वीडियो फर्स्ट में डेप्थ में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था, लीज मीन द ऑपरेशनल लीज एंड द परचेज मीन द फाइनेंशियल लीज। बट वो डेप्थ में चला जाएगा तो हम डेप्थ में नहीं जाते। तो हमें ये बताना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या पूछता है, वो इसको लीज अल्टरनेटिव बेटर है या परचेज अल्टरनेटिव बेटर है। तो लीज अल्टरनेटिव में हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज इन द लीज अल्टरनेटिव, अंडर द लीज अल्टरनेटिव मीन जो अगर लीज के तहत वो करता है तो फ्यूचर में उसको जो पेमेंट्स करनी पड़ेगी उसकी आज वैल्यू कितनी है, मीन प्रेजेंट वैल्यू। और सेम ही हम फाइंड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू किसकी, अंडर द परचेज अल्टरनेटिव। अगर वो परचेज करता है फ्यूचर में तो आज उसकी पेमेंट में वैल्यू कितनी होगी। तो ये हमारे दो परफॉर्मेंस बनते हैं। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू अंडर द लीज और प्रेजेंट वैल्यू अंडर द परचेज। अगर हम परचेज की बात करें ना, तो बेसिकली परचेज में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लीजिंग की वीडियो में। और इंटरेस्ट बेसिकली जब पेमेंट करनी पड़ती है तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है अंडर द परचेज अल्टरनेटिव। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ता है जिसको कहते हैं लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अगर तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट उसने सिंपली अमाउंट्स बता दिए कि फर्स्ट ईयर में इतना, सेकंड ईयर में इतना, थर्ड ईयर में इतना, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हमें लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर उसने नहीं बताया इंटरेस्ट कितनी अमाउंट है तो हमें लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, नॉट अबाउट द परसेंटेज। यानी कि अगर अमाउंट दी गई है तो नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हमें वो प्रिंसिपल ही बता दे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि प्रिंसिपल जो है ना वो आपका है इतना है, मतलब इतनी अमाउंट प्रिंसिपल है जो हर साल के स्टार्ट में इतनी है। तो अगर हमारे पास इंस्टॉलमेंट की बात करें तो इंस्टॉलमेंट दो चीज़ों का मजमूआ होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर प्रिंसिपल बता दिएगा तो तभी भी हमें इंटरेस्ट का लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल को माइनस करते जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आएगा और उस पर हम अपनी कैलकुलेशंस कर लेंगे इंटरेस्ट की। अब अगर अभी आपको समझ नहीं लगा होगा कि मैंने कैसे कहा प्रिंसिपल के बेस में, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें हमें पता लग जाएगा कि 3 और 4 इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें हमें पता लग जाएगा कि प्रिंसिपल दिया गया तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। बेसिकली वो क्या कहता है, एक्स वाई जेड बिल्डर्स नीड टू acquire the use of a crane for construction business and considering buying or leasing a crane। यानी वो क्या कंसिडर कर रहा है कि वो बाय करे या लीज पे ले क्रेन को। द क्रेन कॉस्ट रुपीज 10 लाख एंड इज सब्जेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू अ जीरो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर। यानी कि क्रेन की कॉस्ट कितनी है, 10 लाख है। अगर वो परचेज करता है तो 10 लाख उसको देना पड़ेगा। और सैल्वेज वैल्यू इसकी मतलब क्या है, सैल्वेज वैल्यू हमें अगर पंजाबी में उर्दू में बात करें तो इसे कहते हैं रद्दी के भाव या स्क्रैप वैल्यू। मीन एक एसेट को जब हम यूज़ कर लेते हैं तो यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह गई है आखिर में। तो 5 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ होगी, 5 सालों बाद उसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, यानी कितने का बिकेगा, वो ज़ीरो का बिकेगा।
In contrast, the lease rent is 2,20,000 per year to be paid in advance each year for the 5 years. वो कहता है लीज रेंट कब पे होना, बेसिकली हर साल के शुरू में पे होना है, ठीक है, यानी कि हर साल के एंड में पे नहीं होना, हर साल के शुरू में पे होना है, ठीक हो गया। XYZ बिल्डर्स कैन रेज डेट एट 14% पेएबल, यानी कि इंटरेस्ट रेट कितना है 14%। डेट हमने लास्ट सेमेस्टर में किया भी था, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट और बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। बिफोर टैक्स वो इंटरेस्ट होता है और आफ्टर टैक्स वो क्या बन जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन जाता है। इनइक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स कितनी होंगी, बराबर होंगी। ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अब इंस्टॉलमेंट भी कब पे करनी है, हर साल के स्टार्ट में। द कंपनी इज इन द 50% टैक्स ब्रैकेट, टैक्स ब्रैकेट कितनी होगी 50%, और शुड इट लीज और बाय द क्रेन। अब अगर बात करें तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, यही है कि जो बेसिकली टैक्स के रेट चेंज हो जाएंगे, 50% के बजाय 25% पेपर में आ सकते हैं, और सर ने भी ऐसा कहा कि 50% टैक्स ब्रैकेट नहीं देंगे, ठीक है। और अगर इसके बाद अगर मैं सिंपली सिक ऑफ सिंपलिसिटी अगर मैं बात करूँ ना, तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट है और लीज रेंट है वो कब पे हो रहे हैं, हर साल के स्टार्ट में। तो इस पे घबराने की बात नहीं है, हम क्या करेंगे, हर साल का जो एंड में होता था ना, जैसे हम पिछले कैलकुलेशन करेंगे आगे वाली, हर साल के एंड में हम इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आसानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर द लीज अल्टरनेटिव। तो मैंने यही कहा कि मतलब ना घबराने वाली कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, उन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट करते जाएंगे हम अपने ही तरीके में, यानी कि अपने एनुअल एंड वाले तरीके में। देखो अब उसने कहा था कि लीज रेंट कितना है, इस क्वेश्चन में उसने बताया था 2,20,000 है लीज रेंट। देखें 2,20,000 उसने कहा, और कब पे करना है, एडवांस फॉर 5 ईयर्स। यानी कि देखो अगर 5 सालों में हमने लीज रेंट पे करना है हर साल के एडवांस में, अगर मैं पहले साल का एडवांस कब होगा, अगर तो आप ऐसे भी कर सकते हो ना कि पहले साल के एडवांस में पे कर दो, यानी फर्स्ट ईयर, यहाँ पे जो फर्स्ट ईयर है ना, यहाँ से ये मैं जीरो वाले को रिमूव कर दूं, जो मैं एडिट कर उसको रिमूव कर दो एक लाइन को, यहाँ से स्टार्ट कर लो आप, लीज रेंट ले लो। बट फिर क्या इशू होगा, फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स का इशू हो जाएगा, क्योंकि ये है एनओटी ड्यू एट द एंड और ऑर्डिनरी एनओटी के एट द बिगिनिंग, तो वो हमारे पास इशू आ जाएगा। इसलिए हमने सिंपलिसिटी के लिए क्या किया, इसको दूसरे क्वेश्चन की तरह मिला लिया। अगेन बताता हूँ, लीज रेंट है 2,20,000। अब आपको इधर समझ लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लीज रेंट है 2,20,000, पहले साल के स्टार्ट में है। अब देखो 2,20,000 हमने पे करना है पहले साल के स्टार्ट में, ये पहला साल है, पहले साल का स्टार्ट यानी कि एडवांस में पेमेंट करनी है। एडवांस कब होगा, जब जीरो ईयर का एंड होगा, यानी कि जीरो ईयर का एंड मीन पहले साल का हमने पे कर दिया, पहले साल का एंड आया मतलब हमने दूसरे साल का पे कर दिया, दूसरे साल का एंड आया मतलब हमने तीसरे साल का एडवांस में पेमेंट कर दी, तीसरे साल का एंड आया मतलब हमने चौथे साल की एडवांस में पेमेंट कर दी, और चौथे साल का एंड आया तो मतलब हमने क्या किया, पांचवें साल की एडवांस में पेमेंट कर दी चौथे साल के एंड में। होप सो आपको समझ लग गई होगी। अब इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, ये दूसरे सालों की तरह बन गया, एट द एंड बन गया सब कुछ। और सिंपल दूसरा बेनिफिट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमारे पास टेबल में मौजूद होगा एनोटी ड्यू का, तो हम उधर से देख लेंगे, ठीक है। अब फिलहाल तो हमें सिंगल के चाहिए होंगे, चले चलते हैं आगे। अब 2,20,000 हमारे पास लीज रेंट है, ये जो जीरो पे पे हुआ ये कौन सा फर्स्ट ईयर का एडवांस है, 2,20,000 मैंने पे कर दिया। अब टैक्स शील्ड का एक कॉलम बनता है, फिर एक नेट आउटफ्लो। नेट आउटफ्लो कैसे आता है, लीज रेंट में से टैक्स शील्ड को माइनस करते हैं, नेट आउटफ्लो आता है, और इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है। अब जो जीरो ईयर है ना, उसमें टैक्स शील्ड बेसिकली क्या है, जीरो है टैक्स शील्ड। क्यों, देखें हम टैक्स कब पे करते हैं, एक साल के बाद, एक साल के बाद टैक्स पे होता है। अब जीरो ईयर के एंड में हम बेसिकली एक पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे हमें टैक्स नहीं मिलेगा, क्योंकि टैक्स शील्ड टैक्स नहीं पे करेंगे। टैक्स कब पे करेंगे, जब उसको एक साल हो जाएगा और हमारी इनकम स्टेटमेंट बनेगी। अब 2,20,000 लीज रेंट है, तो बेसिकली उस पे हम टैक्स कब पे करेंगे, जब हमारे पास फर्स्ट ईयर का एंड होगा, ठीक है। यानी जीरो ईयर की जो लीज रेंट पे टैक्स हमें कब पे करना है, पहले साल के एंड में, और उसमें हमें क्या मिलेगा, बेसिकली टैक्स शील्ड मिलेगी। जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे बेसिकली इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होने की वजह से हमें टैक्स कम पे करना पड़ता है। तो जीरो ईयर का टैक्स यहाँ पे होगा, फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर के एंड पे, क्योंकि एक साल बन रहा है ना, फर्स्ट ईयर के एंड टू सेकंड ईयर का एंड, सेकंड ईयर का थर्ड ईयर पे, और थर्ड ईयर का फोर्थ ईयर पे, और फोर्थ ईयर का टैक्स कब पे होगा, फिफ्थ ईयर के एंड पे।
ये आपको लग गई समझ। अब हम लीज रेंट की बात कर लेते हैं कि इधर ज़ीरो क्यों है। देखें, ये फर्स्ट ईयर का एडवांस में पेमेंट हो गई, ये सेकंड ईयर के एडवांस में पेमेंट, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एडवांस और फिफ्थ ईयर एडवांस। और उसने यही कहा था 5 पेमेंट्स हमने करनी है। होप सो यू गॉट द पॉइंट। तो लीज रेंट अब पहले 0 ईयर पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि हमने 1 साल बाद पे करना, तो 1,10,000 इधर आ जाएगा उसका। ठीक हो गया। फिर दूसरे साल हमने 2,20,000 पे किया, उसका भी इधर आ गया। फिर दूसरे साल इधर, तीसरे साल का इधर, और चौथे साल का लीज रेंट कहाँ पे हुआ, इधर पे हो गया। ठीक है। अब नेट आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेट आउटफ्लो बेसिकली हम लीज रेंट में से टैक्स शील्ड को माइनस करेंगे। अब ये देखो 2,20,000 है, 2,20,000 में से 2,20,000 माइनस किया तो हमारे पास नेट आउटफ्लो आ गया। और पीवीआई ये फैक्टर 7 पे मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट तो बेसिकली कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास इधर क्वेश्चन में गिवन है 14%। तो मैंने आपको बताया था बिफोर है। अब ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को कैसे करेंगे, इंटरेस्ट का रेट 14% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। 14% है इंटू 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 50%। तो वो कितना आता है, हाफ हो जाएगा, 7% आता है। ठीक है। तो ये मैंने 7% पे देखनी है, फैक्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 7% है, यानी 50% टैक्स ब्रैकेट है। अगर हमारे क्वेश्चन में 25% टैक्स ब्रैकेट हो तो हम 14% इंटू 1 माइनस 25% करेंगे। ठीक है। तो अब 7% जीरो पे जाके अगर आप टेबल में देखोगे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 7% जीरो पे क्या आता होता है, हमेशा 1 होगा। ठीक है। 7% जीरो पे हम 1 लिख दिया, और हमने टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे करनी है, नेट आउटफ्लो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। 2,20,000 को इंटू 1 किया तो 2,20,000 आया। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेम इसी तरह आप करेंगे। 2,20,000 में से 1,10,000 माइनस करेंगे, ये इसके साथ पे भी देख लेंगे आप 7% 1 पे। तो इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब अगर फिफ्थ ईयर की बात करें तो हमारे पास लीज रेंट जीरो था, क्योंकि हमने 5 पहले पे कर ली थी, और शील्ड हमारे पास है थी। वो कौन सी थी, जो फोर्थ ईयर की शील्ड थी। तो जीरो में से 1,10,000 माइनस करेंगे तो नेगेटिव का 1,10,000 आएगा। मीन यहाँ पे हमें टैक्स शील्ड मिली। टैक्स शील्ड क्या होता है कि एक्सपेंसेस पे किए, उस पर टैक्स पे किया हमने। टैक्स पे करने से हमारी इनकम कम हुई, और इनकम कम होती है तो हमारे लिए बेसिकली टैक्स कम पे करना पड़ता है। ठीक है। जब टैक्स कम पे करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, तो इससे मतलब एक तरह का एडवांटेज है ना, कि इनकम कम थी तो टैक्स कम पे किया, और टैक्स कम पे करना हमारे लिए टैक्स शील्ड बनता है। तो 1,10,000 था, जीरो में से 1,10,000 माइनस किया तो एक तरह का इनफ्लो बन गया 1,10,000। अब इसको मैंने नेगेटिव में क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर आउटफ्लो है और नीचे ये क्या है, इनफ्लो है, इसलिए इसको अपोजिट साइन में कर दिया ताकि हमारे लिए इजी हो। अब 1,10,000 है। ठीक है। 1,10,000 को हमने उसके फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना, 0.713, 0.713 तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 7,8430 आ गया। ठीक है। अब ये 7,8430 बेसिकली क्या है, हमारा इनफ्लो है। तो ये सारे कहते हैं ये आउटफ्लो थी। इन सबको जमा करके इसको माइनस कर देंगे, नेट हमें कितना पे करना पड़ रहा है, 514140। अगर हम लीज पे करते हैं क्रेन को बाय तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो अंडर परचेज अल्टरनेटिव। तो अगर इससे इसमें एंटर होने से पहले मैं आपको ये बता दूं, देखें आपके पास आपके सामने के लिए एक चीज़ ये भी है कि 2,20,000, 2,20,000, 2,20,000, ये चार 2,20,000 सेम आ रहे हैं हर साल, है ना, ये वाले। और टैक्स शील्ड भी हर साल सेम आ रही है। तो आप ये कर सकते हैं कि 1 to 4 लिख के, ठीक है, 2,20,000 लिख लें, 1,10,000 टैक्स शील्ड लिख लें, यहाँ भी 1,10,000 आ जाएगा फिर। बट जब आप पीवीआई फैक्टर देखोगे तो आप एनओटी में देखेंगे, क्योंकि आप 4 साल का इकट्ठा हिसाब कर रहे हो। तो 4 साल का इकट्ठा हिसाब करके इधर लिख लो फैक्टर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो, बात उतनी ही आ जाएगी। बट ये है कि वो आपके टाइम सेव हो जाएगा और जगह सेव हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो अंडर परचेज अल्टरनेटिव। अब देखिए उसने यहाँ पे इंटरेस्ट की परसेंटेज जो दे दी 14%, यानी कि 7% बन गया वो। पर उसने हमें यहाँ पे ये नहीं बताया कि बेसिकली इंटरेस्ट कितना है हर साल पे होना। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या बनाएंगे, लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाएंगे, जो हमें हेल्पफुल होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए। तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बेसिकली कैसे बनेगा, ये हमारे पास है ईयर का कॉलम, फिर प्रेजेंट वैल्यू एट द ओपनिंग, फिर हम एक इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट में दो चीज़ होती है, एक इंटरेस्ट का कॉलम बन जाएगा और एक प्रिंसिपल का कॉलम बन जाएगा, और प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्रेजेंट वैल्यू एट द ओपनिंग क्या है कि 10 लाख का अगर वो परचेज करे, उसे बताया था वो आ गई। इंस्टॉलमेंट हम फाइंड करते हैं, वो बताता हूँ कैसे आएगी। और इंस्टॉलमेंट, फिर हमारे पास इंटरेस्ट है। इंस्टॉलमेंट में से अगर हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्रिंसिपल। अब देखो 10 लाख प्रिंसिपल था, 25,05,000, 25 लाख ही बनता है आई थिंक, हाँ, 25,05,518 हमने पे किया। अब 10 लाख में से 25,05,518 पे हो गया,
तो बाकी कितना बनता है प्रिंसिपल एट द एंड, प्रेजेंट प्रिंसिपल एट द एंड है, ये प्रेजेंट नहीं है। तो प्रिंसिपल एट द एंड कितना बनता है 744482। अब ये 0 ईयर का एंड है, तो ये फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। सेम ईयर ये फर्स्ट ईयर का एंड है, सेकंड ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर लेंगे, यानी ये सिंपल था। अब मैं बताता हूँ इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने। तो बेसिकली ऐसे है कि इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट होगी। इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला है, इधर मैंने ये लिखा नहीं हुआ पर आपको बता देता हूँ। इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ये होता है कि जो परचेज प्राइस है ना, या जो आपकी कॉस्ट है, उसको आप रखें ऊपर और डिवाइड कर दें आप अपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर पे। ठीक हो गया। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर किस पे लेना है, ये क्वेश्चन राइज होता है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बेसिकली देखिए, हम इंटरेस्ट जो है ना, जितना हमारा 14%, जो डेट है 14%, उस पे लेंगे। 7% पे क्यों नहीं लेंगे हम, टेबल में देखेंगे 14% 5 पे, 7% पे क्यों नहीं देखेंगे। 7% पे इसलिए नहीं देखेंगे, बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट है हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट में हमारे पास प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। तो इंटरेस्ट इसमें शामिल है, इसलिए हम इंटरेस्ट के जो रेट होगा उस पर देखेंगे। तो अगर आप देखें, हमारे पास परचेज प्राइस उसने क्वेश्चन में बताई हुई थी 10 लाख, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर अगर आप देखें 14% 5 पे, तो होता है 3.433, ठीक है। अब देखें 3.433 के साथ मैंने यहाँ पे 1 + 0.14 क्यों किया हुआ है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। बेसिकली आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, यानी कि साल पे एंड पे जो होता है उसे ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं। और अगर एन्युटी ड्यू करना है तो हम क्या बेसिकली करते हैं, एन्युटी ड्यू हमने किया था सेकंड सेमेस्टर में। तो बेसिकली एन्युटी ड्यू का फार्मूला हमें पता ही है, वो होता है जी PVIF जो है ना, एट ऑर्डिनरी एन्युटी वी लिखते हैं आई थिंक इसमें सब सेक्टर में। खैर, एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। इज इक्वल टू जो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी होता है, उसमें 1 + R कर देते होते हैं, R मीन परसेंटेज में, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। होप यू गेट द पॉइंट। देखें, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इंटू 1 + R, तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, फैक्टर हमारा बिगिनिंग का बन जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें इसमें, अच्छा देखें तो देखें आपके पास PVIF पे हमने टेबल से देखा 3.433 है, और उसके साथ 1 + 0.14 क्या रेट। आर क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, बस हम यहाँ पे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने इंटरेस्ट की परसेंटेज को लेना है। रीज़न मैंने आपको बताया क्योंकि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट शामिल होता है इसलिए। तो ये हमारे पास 10 लाख था, नीचे वाले को सॉल्व किया 3.91362, यानी कि हर साल में इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेगा, 255518। अब ये हो गया एक प्रेजेंट वैल्यू एट द ओपनिंग, 10 लाख रुपए आया है। अब देखें यहाँ पे भी मैंने जीरो क्यों लिखा, मैंने इसको एंड में कन्वर्ट कर लिया है, हर साल के एंड पे, यानी 0 साल के एंड पे 10 लाख, पहले साल के एंड यानी कि दूसरे साल का स्टार्ट। अब देखो, ये जो पेमेंट करेगा वो, उसने कहा था हर साल के एडवांस में करनी है, ये पेमेंट जीरो पे कर रहा है, यानी कि पहले साल की एडवांस होगी। ये पहले साल के एंड में हो रही है, यानी दूसरे साल की एडवांस। ये दूसरे साल के एंड में हो रही है, यानी तीसरे साल की एडवांस। और ये तीसरे साल के एंड में हो रही है, यानी कि चौथे साल की एडवांस। और ये चौथे साल के एंड में हो रही है, यानी पांचवें साल की एडवांस पेमेंट हो रही है। गोट इट। 10 लाख हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू सी एट द ओपनिंग। इंटरेस्ट कैसे आएगा, ये जो हमारे पास बेसिकली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ओपनिंग में भी हम पे कर रहे हैं ना, ये 0 ईयर के एंड में हम पे कर रहे हैं। तो जब हम 0 ईयर के एंड में इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उस पर इंटरेस्ट हमारा ज़ीरो होगा। मैंने ये कहा है जब एक इंस्टॉलमेंट हम 0 ईयर के एंड में पे करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा, ज़ीरो होगा। बाकी सारे इंस्टॉलमेंट्स पे इंटरेस्ट होगा। यानी कि अगर हमारे पास एनुटी ऑर्डिनरी आ जाता है ना, यानी कि एट द बिगिनिंग आ जाता है, तो उसमें बेसिकली इंटरेस्ट 4 इंस्टॉलमेंट्स पे होगा, एक इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपको इस सवाल की समझ लग जाती है ना, तो आपको बहुत ईजी होगा नेक्स्ट जो एनुटी ड्यू के क्वेश्चन होंगे जिसमें साल के एंड पे पेमेंट्स होगी। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसलिए मैं इस पे पूरी फोकस से और अटेंशन से करवा रहा था, ठीक है।
तो अब इंटरेस्ट बेसिकली आपको पता लग गया, फर्स्ट ईयर के जो 0 ईयर की इंस्टॉलमेंट होगी उस पे कितना होगा, 0 होगा। हम मैं इसको सम अप भी कर दूंगा क्वेश्चन को लास्ट पे, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया, अब ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट कितना है, 0। तो मैंने आपको बताया था इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करते तो क्या था, प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। तो मैं इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट को माइनस किया, प्रिंसिपल 2.52518 वैसे आ गया। अब मैंने कितना पे करना था, उसको 10 लाख पे करना था। कितना पे कर दिया है, 2 25 518 पे कर दिया, बाकी कितना पे करने वाला रह गया, ये वाला पे करने वाला रह गया। यानी इस कॉलम में से मैंने इस कॉलम को माइनस किया तो ये कॉलम आ गया, ठीक हो गया। अब ये मैं इस वाली फिगर को, ये पहले साल 0 साल का एंड है तो ये पहले साल का बिगिनिंग बन जाएगा, तो इसको मैंने इधर ले आया, ठीक है, 74482। फिर इंस्टॉलमेंट उसने कहा था सेम रहनी है तो मैंने वैसे ही लिख लिया है। अब इंटरेस्ट बेसिकली कितना आएगा इस इंस्टॉलमेंट पे, इस वाली अमाउंट पे 14% लेंगे तो वो इतना आएगा। और जो इंस्टॉल ये प्रिंसिपल कैसे आएगा, इस वाले इंस्टॉलमेंट में इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। और प्रिंसिपल एट द एंड कैसे आएगा वो आपको पता ही है, इसमें से ये वाली फिगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल एट द एंड आ जाएगा। फिर हम इसको उठा के इधर ले आएंगे और इस तरह हम कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। अब डिफरेंट कैसे आएगा, जो आपका लास्ट ईयर होगा ना, ये वाला 2443103 आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ से अब बेसिकली जीरो होना चाहिए। यानी कि 10 लाख था, आपने 10 लाख का 10 लाख 5 सालों में पे कर दिया, तो अब आपका बैलेंस प्रिंसिपल एट द एंड जीरो होना चाहिए, यानी अब आपको कुछ भी पे नहीं करना चाहिए। तो वो जीरो कैसे आता है, अब हमारा बेसिकली यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या ज़रूरी है, हम इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो लाने के लिए क्या ज़रूरी है कि ये अमाउंट और ये अमाउंट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी ना, लास्ट ईयर होगा, उसमें जितना इधर हमने प्रिंसिपल एट द बिगिनिंग लिखा होगा उतना ही प्रिंसिपल हम इधर लिख देंगे, ठीक है। 224103 मेरा इधर था, 224103 इधर आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, जीरो, यानी कि अब मैंने इसे 1 रुपया भी पे नहीं करना, मैंने सारे का सारा पे कर दिया, ठीक है। तो इधर से इधर तक आएगा, जीरो हो गया। अब इंस्टॉलमेंट कितनी थी, 2,55,518, ठीक है, 2,55,518। और प्रिंसिपल उसमें कितना है, 2,24,103, क्योंकि जितना प्रिंसिपल था प्रिंसिपल माइनस हो गया। तो मैं 2,55,518 में से 2,24,103 माइनस करूंगा, तो बाकी का जो मेरा बेसिकली क्या होगा, वो इंटरेस्ट होगा। तो इस तरह लास्ट इंस्टॉल बेसिकली मैंने ये बताया कि लास्ट इंटरेस्ट, इस पे डायरेक्टली आप 14% नहीं लेंगे, आप क्या करेंगे, आप इसको और इस इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस लेंगे तो लास्ट इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये था लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश अंडर फ्लो परचेज अल्टरनेटिव बनाएंगे। तो इसमें बेसिकली ये ना, मैंने कॉलम वैसे लिखे हुए हैं, इसका परफॉर्म बेसिकली कैसे होता है, शायद इधर लिखा हुआ मैंने, एक मिनट दीजिएगा। हाँ, इससे परफॉर्म बेसिकली ऐसे होता है, ईयर, फिर यहाँ पे ना इंस्टॉलमेंट होती है, प्रिंसिपल नहीं, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट। अच्छा, ये सॉरी कोई छोर है। हाँ, ये देखें, ईयर, फिर नेक्स्ट कॉलम होता है इंस्टॉलमेंट का, फिर टैक्स शील्ड, और फिर नेट आउटफ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट फैक्टर्स और टोटल प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि सेम वैसे ही। अब टैक्स शील्ड बेसिकली क्या है, टैक्स शील्ड में हमारे पास जो है इस क्वेश्चन है ना, इसमें दो तरह की प्रेजेंट वैल्यू जब हम परचेज में करते हैं तो दो तरह की टैक्स शील्ड होती है। एक, हम डेप्रिसिएशन भी खुद चार्ज कर लेते हैं, हमने फर्स्ट वीडियो में लर्न किया था। एक डेप्रिसिएशन पे टैक्स शील्ड होती है और दूसरी बेसिकली इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं। टैक्स शील्ड हमें किस पे मिलती है, हमें एक्सपेंसेस पे टैक्स शील्ड मिलती है। तो ये दो तरह की टैक्स शील्ड हमें मिलेगी, एक डेप्रिसिएशन पे और दूसरी किस पे, इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो अब देखिए 25,518 हर साल सेम इंस्टॉलमेंट पे होनी है। देखो, 0 ईयर पे इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट, ये कौन सी इंस्टॉलमेंट है, दूसरे साल की, ये तीसरे साल की एडवांस पेमेंट, ये चौथे साल की एडवांस पेमेंट, और ये 5वें साल की, 5 इंस्टॉलमेंट्स पूरी होगी। अब 5वें साल हमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करनी, जीरो लिखना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि जीरो क्यों लिखा है, 4 साल पूरे होंगे तो बस कर जाए, तो वो बताते हैं क्यों लिखा है। देखो, अब टैक्स शील्ड को कैलकुलेट करते हैं। पहले साल जो 0 ईयर पे हमने पेमेंट की है वहां पे इंटरेस्ट कितना है, ये कॉलम है इंटरेस्ट का, उस पे टैक्स शील्ड मिल रही है, ये डेप्रिसिएशन का, उस पे टैक्स शील्ड मिल रही है। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना है, जीरो, तो उस पे टैक्स शील्ड कितनी होगी, जीरो।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि 0 ईयर पे जो हम इंस्टॉलमेंट करेंगे उस पे टैक्स शीट कितना, इंटरेस्ट कितना होगा, 0 होगा। और डेप्रिसिएशन में भी टैक्स शील्ड नहीं ली मैंने, रीज़न क्या है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल बाद चार्ज होगी और 1 साल बाद हमें टैक्स शील्ड मिलेगा। तो ये ज़ीरो जो जो है ना, 0 to 1 1 साल होगा, यहाँ पे 1 to 2 एक साल बनेगा, यहाँ पे टैक्स शील्ड आ गई डेप्रिसिएशन की। 2 to 3 1 ईयर बना, इधर टैक्स शील्ड आ गई डेप्रिसिएशन की। 3 to 4 1 ईयर बना और इधर टैक्स शील्ड आ गई डेप्रिसिएशन की। और चौथा से पांचवा ये 1 साल बनेगा, उधर एक टैक्स शील्ड आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन 1 साल बाद स्टार्ट होती है चार्ज। तो यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल, यहाँ पे 3 साल, यहाँ पे 4 साल, डिफरेंस ले रहा हूँ 3 से 4 तक, तीसरे साल के एंड से चौथे साल के एंड तक, और चौथे से पांचवे का था एक हो गया। ठीक हो गया। अब इंटरेस्ट पे टैक्स शील्ड कैसे लेनी है। 0 ईयर पे आपको पता था 0 इंटरेस्ट थे, कोई टैक्स शील्ड नहीं मिली। फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना था, 10, 4, 2 to 7, इसका 50% लेंगे, आपकी टैक्स शील्ड आ जाएगी। अगर हमारी टैक्स शील्ड 25% होगी तो हम 25% लेंगे। अब 10, 4, 2 to 7 का मैंने 50% लिया, तो बेसिकली वो मैंने इधर लिख दिया। फिर इसी तरह दूसरे साल 83, 0, 47 है, उसका मैं 50%, सॉरी, ओए होए शिट, उसका मैं लूँगा बेसिकली कितना परसेंट, 50%, तो वो इधर आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरे साल बेसिकली इसका 50% लूँगा, चौथे साल इसका 50% लूँगा, और पाँचवें साल वैसे इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बिगिनिंग में पे करते हैं तो 4 दफ़ा इंटरेस्ट होगा। ठीक हो गया। अब डेप्रिसिएशन पे टैक्स शील्ड मिल लेनी है। डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगी, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए। कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर। कॉस्ट हमारे पास 10 लाख है, सैल्वेज वैल्यू बेसिकली कितनी है, हमारे पास 0 थी क्वेश्चन में, उसने बताया था, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर 5। तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन कितनी आती है, 2 लाख आती है हर साल। 2 लाख को 50% लेते जाएंगे तो 1 लाख, ये 1 लाख मैंने डेप्रिसिएशन आपको बता दी कैसे 5वें साल तक चली है। अब अपने नेट फ्लो आउटफ्लो माइनस करना है, आप इसमें से 25, 518 में से ये दोनों कॉलम माइनस करते जाए, आपके पास नेट आउटफ्लो आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट पे को सिंगल अमाउंट में लेंगे, क्योंकि हर साल एक एक, दो दो, तीन तीन लिखा हुआ है हमने, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। और ये जीरो में से 100,000 माइनस करेंगे, जो डेप्रिसिएशन की टैक्स शील्ड है, तो ये इनफ्लो बन जाएगा। सेम हेयर इन केस जैसे यहाँ पे इनफ्लो बना था, तो इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। मैंने ना आपको डिफरेंट सिनेरियोज को अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश की है अपनी तरफ से। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर सैल्वेज वैल्यू होती क्वेश्चन में तो उसका क्या इम्पैक्ट होते। पहला इम्पैक्ट उसका ये होता है कि सैल्वेज वैल्यू बेसिकली यहाँ पे लिखी जाती, यहाँ पे जो जीरो लिखा हुआ हमने वहाँ पे सैल्वेज वैल्यू लिखते, और डिवाइडेड बाई 5 फिर उसको माइनस करके करते, फिर हम उसका हाफ लेते। दूसरा इम्पैक्ट इसका बेसिकली क्या होता कि सैल्वेज वैल्यू बेसिकली क्या है कि हम पार्टिकुलर साल के एंड पे हम उस एसेट को सोल्व आउट कर रहे हैं, तो हमें जो उस पर बेसिकली इनफ्लो मिल रहा है उसको बेचने पे, तो हम उसको भी इधर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैल्वेज वैल्यू क्वेश्चन में 200,000 है, तो मैं इधर लिखूंगा 5। ठीक है। और इधर तो ज़ीरो होगा, इधर भी ज़ीरो होगा। ठीक है। इधर भी टैक्स शीट भी ज़ीरो होगी, क्योंकि वो इनफ्लो है नोटा, वो आउटफ्लो नहीं है, जिस एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, एक्सपेंसेस पे हमें टैक्स शीट मिलती है। तो नेट आउटफ्लो में बेसिकली हम क्या लिखेंगे, 200,000 फॉर एग्जांपल मैंने कहा था सैल्वेज वैल्यू है, तो मैं इधर 200,000 लिख दूंगा। ठीक है, ब्रैकेट में, क्योंकि वो इनफ्लो बन जाएगा हमारे, और ऊपर हमारे पास क्या है, इनफ्लो आउटफ्लो है। ठीक है। तो 200,000 को फिर हम इसके फैक्टर देखें। अब मैंने 5 लिखा है, क्योंकि 5वें साल के एंड पे मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो 7% 5 पे सेम फैक्टर ये वाला आप इधर उतार लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी इनफ्लो हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, सभी को जमा करके इन दो को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा। होप सो यू गोट माई पॉइंट। ओके। अब बेसिकली अगर वो अंडर लीज करता है तो उसको इतना पेमेंट करनी पड़ रही है, और अंडर परचेज उसको इतनी करनी पड़ रही है, तो लीज अल्टरनेटिव इज बेटर बिकॉज लीज में उसको कम पेमेंट करनी है। 228 हो गए हैं जी, सुबह के, ना कि दोपहर के। खैर मैंने इसमें बेसिकली क्या डेप्थ में इसलिए गया क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, और दूसरे क्वेश्चन को हम शॉर्टली करेंगे तो उसमें हमें समझ लगेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने बेसिकली हमें क्या बताया, उसने हमें ये बताया, मैं आपको सम अप करूँ। सबसे पहले तो हमारे पास ये ओपनिंग में था। अगर ओपनिंग में है तो हमें बेसिकली क्या किया कि हमने उसको एंडिंग में कन्वर्ट किया, यानी 0 साल का एंड, फर्स्ट ईयर का एडवांस, फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का एडवांस, और सेकंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का एडवांस, एक में हमने ये किया।
दूसरा हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये कहा है कि जब हम बिगिनिंग में करते हैं तो बेसिकली टैक्स शील्ड 1 साल बाद कैलकुलेट होती है। तो टैक्स शील्ड क्या होगी? 0 ईयर की फर्स्ट ईयर पे, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर पे, सेकंड ईयर के थर्ड ईयर पे, इस तरीके से हमने बात की। फिर हमने बेसिकली क्या बात करी, हमने इंटरेस्ट की बात करी। इंटरेस्ट की बात हमने इस सेंस में की कि इंटरेस्ट बेसिकली जब हम बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट पे करते हैं तो इंटरेस्ट कितने होंगे? 4 होंगे, ना कि 5, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। 0 टू 0 पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, 1 2 3 4 पे हमारा इंटरेस्ट होगा, और हम इसी को 50% लेके पार्टिकुलर ईयर्स में परचेज अल्टरनेटिव्स में लिख देंगे। और सैल्वेज वैल्यू को हमने कॉन्सेप्ट की बात करी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड काइंडली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आमीन।